आज जिस रशिया को हम अपना सबसे बड़ा दोस्त समझ रहे हैं, वो चाहता था कि एक बारी भारत और पाकिस्तान का दोबारा युद्ध हो जाए। तो अमेरिका ने यहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, साइक्लोन। अमेरिका को पता था मैं डायरेक्ट वॉर नहीं करूंगा, पाकिस्तान को तैयार किया इस वॉर के लिए। जो अफगानिस्तान के छोटे छोटे कबीले थे, इनको ट्रेन करना और इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज डालना कि इस्लाम खतरे में है। केजीपी ने क्या किया, इंडिया के अंदर घुसना स्टार्ट किया उनके एजेंटों ने। चाहे वो डिप्लोमेट को हम हनी ट्रैप करें, हमारे पॉलिटिशियन के बीच में घुसे। ये केजीपी का तरीका था कि साम दाम दंड भेद। लेकिन मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल राजनीति के अंदर, एजेंसी के अंदर, सीक्रेट सर्विसेज के अंदर सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, पावर। यूएसएसआर को पता था कि अगर आईएसआई को बैकफुट फेंकना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, और इस वॉर के लिए कोड रखा तुरखम। यार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। यार, यहाँ जो रिश्ते होते हैं ना, वो दिल से नहीं होते, सिर्फ फायदे के लिए चुने जाते हैं। अगर कोई देश दूसरे देश का दोस्त है तो समझो उसे बहुत बड़ा फायदा है। अगर किसी देश की सेनाएं आपके देश तक पहुंच गई हैं तो वो दुश्मन है। लेकिन हो सकता है कि जो आज आपका सबसे बड़ा दोस्त है वो कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और जो आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो कल आपका दोस्त भी हो सकता है। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। क्योंकि आज जिस रशिया को हम अपना सबसे बड़ा दोस्त समझ रहे हैं, या है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1962, 65, 71 के बाद वो चाहता था कि एक बारी भारत और पाकिस्तान का दोबारा युद्ध हो जाए। अब आप बोलोगे यार क्या बात, ये तो चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल सही है। क्यों रशिया चाहता था कि 1981 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार वॉर में चले जाएं? क्या था रशिया का इसके पीछे गेम? क्या रशिया को क्या फायदा होने वाला था यार भारत और पाकिस्तान को युद्ध कराकर? आज हम इस पूरे वीडियो को जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम हिस्ट्री में घुसते हैं कि जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के हर देशों ने क्या किया, अपनी अपनी सीक्रेट सर्विस बनाना शुरू कर दी। चाहे उसको आप यूएसएसआर की केजीबी बोलो, अमेरिका की सीआईए बोलो, इंग्लैंड की MI6 बोलो, चाइना की MSS बोलो, हमारी RNW बोलो। हर देश चाहता था कि उसका देश मजबूत बने। लेकिन मजबूत कब बनेगा? जब आपके पास दूसरे देश की इंफॉर्मेशन आएगी कि पड़ोसी देश आपके लिए क्या सोचता है, पड़ोसी देश आपके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, ताकि आप उसके लिए अपने देश को तैयार करो। लेकिन 1981 में ऐसा क्या हुआ कि रशिया, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, अगर मैं बोलूं उस टाइम का USSR, वो क्यों चाहता था हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध में आ जाएं? उसे क्या फायदा था यार? अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी में से केजीपी, सबसे पावरफुल एजेंसी, केजीपी चाहता था कि पूरा विश्व में कंट्रोल उसका हो। सीआईए चाहता था नहीं यार, अगर पूरे दुनिया में राज करना है तो अमेरिका राज करेगा। दो पावरफुल पोल, USSR एंड USA, इसके बीच में पूरी दुनिया। केजीपी ने क्या किया, इंडिया के अंदर घुसना स्टार्ट किया उनके एजेंटों ने। चाहे वो डिप्लोमेट को हम हनी ट्रैप करें, हमारे पॉलिटिशियन के बीच में घुसे, या आम नागरिकों को अपना एजेंट बनाना। मैं आपको चंद उदाहरण बताता हूं। 1954 के अंदर कोड नेम रडार, एक फीमेल एजेंट ने क्या किया, इनको हनी ट्रैप किया, कुछ एक फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो भी, और जबरदस्ती केजीपी के लिए काम करने पर मजबूर किया। सेम दूसरा उदाहरण, एक और डिप्लोमेट 1956 में, कोड नेम रडार, सेम हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप करने के बाद सेम केजीपी के लिए काम करने के लिए मजबूर किया। तीसरा उदाहरण, कोड ऑर्थर, ब्लैक मनी के थ्रू। एग्जाम्पल, क्योंकि इन्हें थी जुए खेलने की आदत, जुए में पैसे हारे, सेम केजीपी के एक एजेंट ने इन्हें दुनिया भर का कर्जा दिया। इन्हें पता था ये जुए में हारेंगे, और जुए में हारते गए, या तो कर्ज चुकाएं या आत्महत्या करें। फिर केजीपी के लिए काम करने के लिए मजबूर। ये केजीपी का तरीका था कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से, चाहे हिंदुस्तान हो या दूसरे देश के लोग हो, उनको अपना एजेंट बनाना, ताकि उस पूरे देश को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यूएसएसआर की नजर किसके ऊपर थी? यूएसएसआर की नजर उस अफगानिस्तान के ऊपर जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह यूएसए के राजदूत आर्चर ब्लेड से मुलाकात करते हैं, और ये मुलाकात बहुत सीक्रेट रही। इसमें क्या बातें करी गई नहीं पता,
और उसी टाइम क्या होता है, आर्चर ब्लेड सीधे अमेरिका जाते हैं और वो बोलते हैं कि अफगानिस्तान अमेरिका के नजदीक आना चाहता है, रिश्ते सुधारना चाहता है। लेकिन ये बात 1979 के अंदर ही केजीबी के एजेंट मॉस्को तक पहुंचा देते हैं और केजीबी को पता चल जाता है अगर अफगानिस्तान अमेरिका के नजदीक गया तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान में कंट्रोल किसका होगा, सीआईए का कंट्रोल होगा। और अफगानिस्तान उस टाइम के यूएसएसआर के लिए सबसे जरूरी जगह थी जहां से वो पूरे एशिया को कंट्रोल करना चाहता था। केजीपी टाइम नहीं लगाती यार। यूएसए की इस मीटिंग के महज 2 महीने के बाद ही यूएसएसआर की रेड आर्मी अफगानिस्तान पर हमला करती है। और हिजबुल्लाह आमीन को सत्ता से हटा के बबरक करमलान को सत्ता पर बैठा देती है। यहां यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था यार। लेकिन अमेरिका डायरेक्ट इस वॉर में नहीं उतरना चाहता था क्योंकि वियतनाम के घाव अभी नहीं भरे थे यार। लेकिन अमेरिका चुप भी नहीं रह सकता था। अमेरिका को पता था कि अगर अफगानिस्तान में यूएसएसआर का कंट्रोल हो गया तो पूरा एशिया उनके कंट्रोल में चला जाएगा। लेकिन अब अमेरिका क्या करे, तो अमेरिका ने यहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, साइक्लोन। अमेरिका को पता था मैं डायरेक्ट वॉर नहीं करूंगा, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को तैयार किया इस वॉर के लिए। आईएस का एक ही काम था कि अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को तैयार करना। सीआईए ने आईएसआई को फंड से हेल्प करी, एड फंडिंग देना शुरू किया, वेपन्स देने शुरू करे, यहां तक कि अपने आर्मी के ट्रेनर भी देने शुरू कर दिए। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम था, जो अफगानिस्तान के छोटे छोटे कबीले थे इनको ट्रेन करना और इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज डालना कि इस्लाम खतरे में है। अगर अभी तुमने यूएसएसआर की आर्मी को नहीं रोका तो अफगानिस्तान से पूरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। और यहीं से जंग शुरू होती है अफगानिस्तान के कबीलों के बीच में और यूएसएसआर की आर्मी के बीच में। और ये कबीले इतने पावरफुल थे कि कभी यूएसएसआर ने इनको सोचा ही नहीं कि ये उनकी आर्मी को इतना नुकसान पहुंचा देंगे। और ये कबीले धीरे धीरे क्या है, रेड आर्मी को नुकसान पहुंचाते गए। लेकिन यूएसएसआर को समझ में आ गया था कि अगर इस कबीलों को या इन मुजाहिदीन को बैकफुट में फेंकना है तो किसी भी कीमत पर आईएसआई को बैकफुट में फेंकना पड़ेगा। अब आईएसआई को कैसे बैकफुट में फेंके, क्योंकि अमेरिका इस वॉर में डायरेक्ट नहीं आएगा। तभी यूएसएसआर की केजीपी ने अपने एजेंटों को फिर प्लान करना स्टार्ट कर दिया। कहां पर, हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने इंदिरा गांधी जी का कोड नेम रखा वेनू, और एक जर्नलिस्ट उनके नजदीक तक पहुंचा, उसका कोड नेम एस। इसका एक ही काम था, माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को कुछ एक इंफॉर्मेशन देना और इंदिरा गांधी जी का रिएक्शन देखना कि जब वो इंफॉर्मेशन देते हैं तो इंदिरा गांधी जी का क्या रिएक्शन होता है। और इसका काम था कि उस बात को केजीपी के मॉस्को तक पहुंचाना। यूएसएसआर को पता था कि अगर आईएसआई को बैकफुट फेंकना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर। और इस वॉर के लिए कोड रखा तुर्कम। ये कोड तुर्कम क्या है? ये कोड तुर्कम है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को तुर्कम बोला जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन का कोड तुर्कम इसलिए था क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि आईएसआई के जितने भी एजेंट या पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान के अंदर एंटर हुई है सीआईए के कहने से, उनको तुर्कम बॉर्डर को वापस क्रॉस करके पाकिस्तान भेजना। ये तभी संभव था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाए। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन तुर्कम। ऑपरेशन तुर्कम के लिए केजीबी क्या करती है, अपने कई एजेंट हिंदुस्तान में प्लान करती है। यहां तक कि माननीय इंदिरा गांधी जी के पास भी एक कोड नेम एस, वो बिल्कुल उनके क्लोज रिंग तक पहुंच गया था और उन्होंने इंदिरा गांधी जी का कोड रखा वेनू। इस एस को वो केजीपी इंफॉर्मेशन देती थी और इन एस कोड का काम था इंदिरा गांधी जी को वो इंफॉर्मेशन देना और इंदिरा गांधी जी का रिएक्शन देखना कि उस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद इंदिरा गांधी क्या रिएक्ट करती है और उस रिएक्ट को केजीपी तक पहुंचाना। केजीपी ने क्या किया, हंगरी इंटेलिजेंस की भी मदद ली इसमें, क्योंकि हंगरी इंटेलिजेंस का एक एजेंट कोलंबो में जर्नलिस्ट था और ये जो रिपोर्टर था ये उस टाइम के हाई कमिश्नर जो कोलंबो में थे टी श्री अब्राहम, इनके बहुत क्लोज था। तो केजीपी ने क्या किया, 10 जून 1981 को एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स इस रिपोर्टर से टी श्री अब्राहम तक पहुंचाए और इस डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि अमेरिका के आने वाले 20 साल के प्लान क्या हैं। अमेरिका आने वाले 20 साल में अपनी नेवी को कहाँ स्टेब्लिश कर रहा है, कहाँ पर अपने एयर डिफेंस बना रहा है, प्रशांत महासागर में उसकी नेवी कहाँ तक एडवांस करेगी। मैं आपको ये बताऊं, ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स थे। अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, सीधे दिल्ली तक पहुंचते हैं और हिंदुस्तान को लगता है कि अमेरिका
बहुत बड़ा करने वाला है। और किसके ऊपर हाथ रखकर? पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखकर। और कुछ ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स केजीपी हिंदुस्तान तक पहुंचाती है जिसमें यह लिखा होता है कि पाकिस्तान 1971 का बदला ले रहा है और अमेरिका उसकी मदद कर रहा है और वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। मैं आपको यह बताऊं कि यूएसएसआर CWG के तहत ऐसी प्लानिंग करता है, ऐसी चीजें बताता है कि हिंदुस्तान में जितना भी खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है इन सब के पीछे ISI का हाथ है। ISI इन्हें क्या कर रहा है? वेपन से सपोर्ट कर रहा है, पैसे से सपोर्ट कर रहा है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो खालिस्तानी आतंकवादी जो बढ़ रहा है या जो आतंकवाद बढ़ रहा है, इसके पूरा किसका हाथ है इसके पीछे? इसके पीछे हाथ है ISI और पाकिस्तान का। और यही यूएसएसआर ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान तक पहुंचाता है कि कश्मीर, एक आजाद कश्मीर की मांग कर रहा है। और इसको भी कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको भी ISI ही सपोर्ट कर रही है। और वो चाहती है कि हिंदुस्तान से कश्मीर अलग हो। और यूएसएसआर से भी हमारे साथ ही नहीं कर रहा था, सेम पाकिस्तान के अंदर भी यही कर रहा था। और पाकिस्तान तक भी वो ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना शुरू करता है जहां पर पाकिस्तान को यह लगता है कि हिंदुस्तान बलोच को सपोर्ट कर रहा है या बलोच के लोगों को ट्रेन कर रहा है या बलोचिस्तान को अलग करवा रहा है। तो पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान दोबारा 1981 में उसके ऊपर एक हमला करेगा, या एक दोनों देशों को यह लग गया था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करने वाले? अटैक करने वाले। इसी कोर्ट तुर्कम के तहत 5 मई 1981 को दिल्ली के KGP रेजिस्टेंस से मॉस्को एक लेटर जाता है, एक टेलीग्राम जाता है, जिस टेलीग्राम का नंबर था 1668। और इस टेलीग्राम में यह लिखा हुआ था कि ये सही समय है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराने का। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि तब तक हमारी रिसर्च एंड एनालाइज विंग बन गई थी और हमारा RNW भी बहुत स्ट्रांग था। और हमारे RNW को लगता है, रामेश्वर नाथ काउसर को ऐसा लगता है कि KGP जो दुनिया की सबसे स्ट्रांग एजेंसी है, सबसे मजबूत एजेंसी है, हर एविडेंस इतनी आसानी से हिंदुस्तान तक कैसे आ रहे हैं, वो हर इंफॉर्मेशन इंडिया तक कैसे पहुंच रही है जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। यहीं पर हमारी एजेंसी एक्टिव होती है और वो हर इंफॉर्मेशन को डिकोड करती है और दोबारा से एनालाइज करना शुरू करती है। तो हमारी एजेंसी को पता चलता है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान तक पहुंचे हैं ये सारे के सारे प्लान्ड हैं KGP के द्वारा। ये क्यों प्लान्ड है? जब दोबारा एनालाइज किया जाता है तो पता चलता है कि KGP USSR का सिर्फ एक ही प्लान था। क्या था? कि अगर हिंदुस्तान 1981 के अंदर भारत और पाकिस्तान युद्ध कर लेता है तो दुनिया का ध्यान कहां जाएगा? पूरी दुनिया का ध्यान जाएगा भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। पहला फायदा USSR का। और दूसरा फायदा क्या था? कि जितने भी ISI अमेरिका के कहने से या अमेरिका की फंडिंग में मुजाहिदीन को तैयार कर रहे थे, वो क्या करेंगे? सब के सब विड्रॉल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पहले अपना देश है, उसको अपने देश के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे ही ISI विड्रॉल होगी अफगानिस्तान से तो USSR क्या कर लेगा? पूरे अफगानिस्तान को अपने कैप्चर में ले लेगा और अफगानिस्तान को क्या कर लेगा? अपने कंट्रोल में कर लेगा। KGP एक ही तीर से दो निशाने लगाना चाहता था। और मैं आपको यह बताऊं कि अगर हमारी सीक्रेट सर्विस इस कोड तुर्कम को डिकोड नहीं करती तो शायद 1981 के अंदर दोबारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध होना तय था। और मैं आपको यह बताऊं कि आप कहोगे यार ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से? तो मैं आपको ये बताऊं कि KGP में 40 साल तक एक लेखपाल यानी कि कलर का काम करने वाले वैशाली मित्रोकेन, इन्होंने क्या किया? KGP के लिए 40 साल काम करे एज ए कलर। तो KGP के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते थे वो इन्हीं के थ्रू आते थे, ये इनको पढ़ते थे, डिकोड करते थे। और 40 साल के बाद इनको लगा यार कि ये KGP की मतलब ये USSR या कम्युनिस्ट की विचारधारा से इन्हें लगा सही नहीं है। इन्हें लगा कि पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक ऑप्स नहीं चलने चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। तो ये 1990 में क्या हुआ? USSR से इंग्लैंड चले गए यार। लेकिन ये वो सारे आर्काइव लेना नहीं भूले जो 40 साल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। ये अपने साथ वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ लेकर गए? इंग्लैंड लेकर गए। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार में 1999 के अंदर MI के चीफ एंड्रयू ने एक बुक लिखी, मित्रोकिन आर्काइव पार्ट 1। और इस बुक के 18 चैप्टर पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई। और आपको पता है 1999 पर इस बुक के आने से पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। कई देशों के अंदर तो पार्लियामेंट इंक्वायरी शुरू हो गई, चाहे इटली, फ्रांस, चाइना,
बहुत सारे देशों के अंदर इस बुक के आने से क्या हो गया, पार्लियामेंट इंक्वायरी शुरू हुई। तो मैंने इसी बुक के चैप्टर 18 को पढ़कर या उस एविडेंस के आधार पर जो खुद केजीपी के एक सीनियर लेखपाल ने पूरी दुनिया को बताया, उस आधार पर मैंने आपको बोला कि कोर तुर्कम क्या है। तभी मैंने आपसे शुरू में ये कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर कभी कोई दोस्त नहीं होता, कभी कोई दुश्मन नहीं होता, परमानेंट। अगर आपकी वजह से मेरा फायदा हो रहा है तो मैं आपका बहुत बड़ा दोस्त हूं। अगर मुझे लगता है कि आपसे दुश्मनी करके मुझे उससे ज्यादा फायदा हो रहा है तो मैं आपसे दुश्मनी करने के लिए एक पल भी नहीं चूकूंगा। क्यों? उसी टाइम जो यूएसएसआर हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने एक पल भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने ही दोस्त को एक वॉर में धकेल रहा हूं जहां हजारों लोग मारे जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल राजनीति के अंदर, एजेंसी के अंदर, सीक्रेट सर्विसेज के अंदर सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, पावर। पूरी दुनिया में उनका राज हो, पूरी दुनिया उनके हिसाब से चले, चाहे हजारों लोग मारे जाएं। इससे किसी भी सीक्रेट सर्विस को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है।